मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरे भाई ठीक ही कहते हैं कि आप सिर्फ नाम के वकील हैं। दीपिका अपने पति से चिढ़कर बोली, खोज लेती कोई अमीर पति। 4 बेटियों को पैदा करते हुए तुम्हारे बाप ने यह नहीं सोचा कि मेरे जैसे वकील से ही शादी होगी। दीपिका के पति विनय ने उसी लहजे में जवाब दिया, सोचा होता तो 4 बेटियां पैदा ही क्यों करते। दीपिका फिर से तंज कसते हुए बोली, तो चुप रहो, मेरी ओर देखने से पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक नंबर का लंपट है। सारी जिंदगी नौकरी छोड़कर भागता रहा, एकमात्र बेटी की शादी ढंग से नहीं कर सका और चला है हम पर उंगली उठाने। मैं तो कम से कम अपनी ही जाति बिरादरी में बेटी की शादी कर रहा हूँ, उससे तो वह भी नहीं हो सका। जब से विनय और दीपिका दोनों की इकलौती बेटी दीप्ति की शादी दीपिका के भाई गोपाल ने तय कराई है, तब से आए दिन दोनों में तू मैं होती रहती है, क्योंकि इस झगड़े की वजह दहेज में दी जाने वाली रकम थी। विनय सारी जिंदगी वकालत करके उम्र के 65वें बरस में सिर्फ 10-12 लाख रुपए ही जुटा पाए। इसमें से 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। यही सोच सोच कर दोनों दुबले हुए जा रहे थे। विनय को यह आशंका सता रही थी कि अब वे कितने दिन वकालत कर पाएंगे। 2-4 साल तक और खींचतान कर कचहरी जा सकेंगे, उसके बाद क्या होगा। पुत्र कोई है नहीं जो बुढ़ापे में दोनों का सहारा बने। रही सही इकलौती संतान बेटी थी जो एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करती थी। कल वह भी विदा होकर चली जाएगी, तब क्या होगा। उनकी देखभाल कौन करेगा, घर खर्च कैसे चलेगा। दहेज में दिया जाने वाला एक एक पैसा विनय पर भारी पड़ रहा था। जब जब बैंक से रुपया निकालने जाते तब तब उन्हें लगता अपने खून का एक अंश बेच कर आ रहे हैं। मन झल्लाता तो कहते दीप्ति भी प्रेम विवाह कर लेती तो ठीक होता, कम से कम दहेज से तो बच जाते। जाति बिरादरी का यह हाल है कि कमाऊ लड़की भी चाहिए और दहेज भी चाहिए। इनको इतनी भी तमीज नहीं कि जब लड़की कमा रही है तो दहेज कहाँ से बीच में आ गया। विनय की रातों की नींद गायब थी। वे अचानक उठकर टहलने लगते। जितना सोचते दिल उतना ही बैठने लगता। भविष्य में क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अभी तक तो वकालत कर ली, घर से रोजाना 10 किलोमीटर कचहरी जाना क्या आसान है। 65 का हो चला हूँ। दीप्ति 28 में चल रही थी। जहाँ भी शादी की बात चलाते 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। 22 साल की उम्र में दीप्ति ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा किया था। नौकरी लगी तो सबने सोचा कि चलो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है तो लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे। इसका बावजूद दहेज लोभियों का लोभ कम नहीं हुआ। यही सोचकर विनय झुंझलाते रहते। कोई पुत्र होता तो वे भी दहेज लेकर हिसाब पूरा कर लेते। दीपिका रोजाना कुछ न कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती। अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें जुटाएगी तभी तो शादी कर पाएंगी। आसपास कोई इतना करीबी भी नहीं था जिसे साथ लेकर बाजार निकल जाए। ले देकर भाभी थी जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती थी। सगाई में दी जाने वाली अंगूठी एक से एक थी, मगर सब महंगी। बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी पसंद आई। विनय को लगा दीपिका ने कुछ ज़्यादा महंगी अंगूठी खरीद ली है। इसी बात पर वह उलझ गया। क्या ज़रूरत थी महंगी अंगूठी खरीदने की। सोने का भाव कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता है। सबसे सस्ती ली है, सब ढक को उछला है। क्या हमारे समय में इतना भव्य एंगेजमेंट होता था। अधिक से अधिक 2-4 लोग लड़की की तरफ से, 4 लोग लड़कों वालों की तरफ से 5 किलो लड्डू दिए, कुछ मेवे और फल फूल, हो गई रस्म। मगर नहीं, आज 100 लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद नेक भी दो, वह भी लड़की वालों के बल बूते पर। विनय की तैयारियां चढ़ गई। करना ही होगा वरना 4 लोग थूकेंगे। अपनी बेटी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भी 10 जगह गई है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसका सादा सादा एंगेजमेंट होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी।
क्या वह हमारे हालात से वाकिफ नहीं है? बच्चों को इससे क्या मतलब? उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती है, उन्हें चाहे जैसे भी हो पूरी करनी ही पड़ेगी। दीपिका ने दो टूक कहा। वह आगे बोली, हमने दीप्ति को दिया ही क्या है? अब तक वह बेचारी अभावों में ही पली बढ़ी। लोगों के बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, जबकि हमने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। न ढंग से कपड़ा दिया, ना ही खाना, सिर्फ बचाते ही रहे ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सके। वह भावुक हो गई। विनय का भी जी भर आया। एकाएक उनके सोचने की दिशा बदल गई। दीप्ति ही उनके घर की रौनक थी। जब वह विदा होकर चली जाएगी, तब वे दोनों अकेले घर में क्या करेंगे? कैसे समय कटेगा? सोचकर उनकी आंखें पनीली हो गई। दीपिका की नज़रों से उनके जज्बात छिप ना सके। वह बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? अपने मन में उमड़ते भावों के ज्वार को छिपाते हुए वो बोले, मैं समझा नहीं। बनते क्यों हैं? आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं हमेशा नापसंद रहा। गलत क्या है? आपसे शादी करके मुझे कौन सा सुख मिला? आधा अधूरा आपके पिता का बनवाया यह मकान, उस पर आपके पैसे की थोड़ी सी कमाई। भूखे तो नहीं मरने दिया। मन का भोजन ना मिले तो समझो भूखे ही रहे। राशन का दुकान सभी ने छोड़ दी। कौन जाए पूरा दिन खराब करने? एक मैं ही थी जो आज तक 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए दिन भर राशन की दुकान की लाइन में लगती रही। शर्म आती है मुझे एक वकील की बीवी कहते हुए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेटी की शादी कर लेने दो, उसके बाद क्या कुबेर का खजाना मिलेगा? मौत तो मिलेगी, कम से कम तुम्हारे उलाहने से मुक्ति तो मिलेगी। विनय का स्वर तलख था। तभी किसी की आने की आहट हुई। दीपिका का भाई गोपाल था। दोनों ने चुप्पी साध ली। दीपिका को एक तरफ ले जाकर उसने कुछ रुपये दिए। ये 10,000 रुपये हैं, रख लो। आगे भी जो बन पड़ेगा देता रहूँगा। इस बार गांव में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, आटे की चिंता मत करना। दीपिका की आंखें भर आई। जैसे ही वह गया, दीपिका फिर विनय से उलझ पड़ी। एक आप ये परिवार के लोग हैं, मदद तो दूर, झांकने भी नहीं आते। झांकने लायक तुमने किसी को छोड़ा है? विनय जी बोले। तुम ही लायक बन जाते उनके लिए, दीपिका बोली। लायक होता तो तुम्हारी लताड़ नहीं सुनता। आजकल सब रुपयों के भूखे हैं। ना मेरे पास रुपये थे, ना ही परिवार वालों ने हमें तवज्जो दी। अब समझ में आया। समझ तो मैं पहले ही गया था। तभी तो अपने बेटे की बीमारी में बड़ी बहन रुपये मांगती रही, मगर मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि खेत बेचने के बाद उस समय मेरे पास रकम थी। अच्छा किया, दे देते तो आज भीख मांगते नजर आते। इंगेजमेंट में दीपिका ने सिर्फ अपने भाई बहनों को ना बुलाकर यही संदेश दिया कि उसकी औकात नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाने पिलाने की। इसमें दो राय नहीं, ऐसा ही था। मगर थोड़े से रुपये बचाकर बिना वजह रिश्तेदारों को नाराज करना कहाँ की समझदारी थी। दीपिका के पास अपनी सास के चढ़ाए कुछ गहने थे जो उसने सहेज कर रखे थे। शादी ब्याह में भी पहन कर नहीं जाती थी कि कहीं गिर गए। तो विनय की इतनी कमाई नहीं थी कि वे उसे एक तगड़ी भी खरीद कर दे सके। ताउम्र उसकी साध ही रह गई कि पति की कमाई से एक तगड़ी और चूड़ी अपनी पसंद की खरीदे। यह कसक आज भी ज्यों की त्यों थी। दीपिका संदूक खोलकर उन गहनों को देख रही थी। विनय भी पास थे। काफ़ी वजनी गहने हैं मेरी माँ के। विनय की आंखें चमक उठी। माँ के ही ना। दीपिका के चेहरे पर व्यंग की रेखा तिर गई। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। क्यों ना मारूं ताना? एक बाली तक खरीद कर ना ला सके। जो है वही बेटी के काम आ रहे हैं। मुझे पहनने का मौका कब मिला? बूढ़ी धोड़ी लाल लगाम। विनय ने मजाक की। अब कौन सा सज सवर कर बारात की शोभा बढ़ानी है तुम्हें? जब थी तभी कौन सा गहनों से लाद दिया था? स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। खाली बातों से हम औरतों का दिल नहीं भरता। मैं मर्दों के चोचले अच्छी तरह से जानती हूँ। हजारों सालों से यही जुमले कहकर आप लोगों ने हम औरतों को बहलाया है। तुम्हें कौन बहला सकता है? बहली हूँ तभी तो 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए।
नहीं तो क्या किसी के साथ भाग ही जाती अगर कोई मालदार मिलता तो। दीपिका ने भी हंसी की। भागना क्या आसान है, मुझ जैसा वफादार पति चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी नहीं मिलता। वफादारी की चाशनी से पेट नहीं भरता, जेब में रुपया भी चाहिए। वह तो आपसे ताउम्र नहीं हुआ, थोड़े से गहने बचे हैं, उन्हें बेटी को देकर खाली हो जाऊंगी। दीपिका जज्बाती हो गई। औरतों की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है, बुरे वक्त में उन्हें इसी का सहारा होता है। कल कुछ बुरा हो गया तो दवा दारू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दीपिका के साथ विनय भी गहरी चिंता में डूब गए। जब उभरे तो सांस लेकर बोले, यह मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? किराए पर रह लेंगे कितने दिन, वह भी पूंजी खत्म हो जाएगी। तब क्या भीख मांगेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी दीप्ति की शादी निपटाओ। विनय यथार्थ की तरफ लौटा। गहने लगभग 3 लाख रुपए के थे। एक आध दीपिका अपने पास रखना चाहती थी। एकदम से खाली गले व कान से रहेगी तो समाज क्या कहेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर दीपिका ने तगड़ी और कान के टॉप्स अपने पास रख लिए। वैसे भी 2 लाख रुपए के गहने ही देने का तय था। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे चिंता के कारण दीपिका का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक आध बार वह चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। विनय ने जबरदस्ती लाकर दवा दी, खाने से आराम मिला, मगर बीमारी तो बीमारी थी। अगर जरा सी लापरवाही करेगी तो कुछ भी हो सकता है। विनय को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। तमाम परेशानियों के बाद भी वे आराम महसूस नहीं कर पाते। वकालत का पेशा ऐसा था कि कोई मुकील बाजार का बिना समोसा या मिठाई लाकर देता तो ना नहीं कर पाते। दीपिका का हाल था कि वह अपने को देखे कि विनय को। आखिर शादी का दिन आ ही गया, जिसको लेकर दोनों परेशान थे। दीप्ति सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। विनय की तैयारियां चढ़ गई। अब यह खर्चा कहाँ से दे? 5,000 रुपये कम होते हैं। एक एक पैसा बचा रहा हूँ, जबकि माँ बेटी बर्बाद करने पर तुली हुई है। बेटी पैदा की है तो सहन करना भी सीखिए। इसका पेमेंट दीप्ति खुद करेगी। अब खुश? यह सुनकर विनय ने राहत की सांस ली और चैन से बैठ गया। फूट कर 100 तरह के खर्च थे। शादी के चंद दिनों पहले वर के पिता बोले कि सिर्फ डीजे लाएंगे, अगर बैंड पार्टी करनी ही हो तो अपने खर्च पर करे। विनय को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दीपिका ने मुंह बना लिया। कैसा लगेगा बिना बैंड पार्टी के? जैसा भी लगे, हमें क्या, शादी से मतलब है। दीप्ति 7 फेरे ले ले तो मैं गंगा नहाऊं। विनय के कथन पर दीपिका चिढ़ गई। चाहे तो अभी नहा लीजिए, लोक लाज भी कुछ चीज़ है। शादी बारात आएगी तो कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं फूटी कौड़ी भी खर्च करने वाला नहीं। थोड़ा रुक कर, जब उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं तो हम क्यों बिना वजह टांग अड़ाए? मुझे ऐतराज़ है, दीपिका बोली। तो लगाओ अपनी जेब से रुपये। विनय खीजे। मेरे पास रुपये होते तो मैं क्या आपका मुंह जोहती? दीपिका रुआंसी हो गई। तभी गोपाल आया। दोनों का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। दीदी, तुम बिना वजह परेशान होती हो, बाजे का मैं इंतजाम कर देता हूँ। दीपिका ने जहाँ आंसू पोंछे वहीं विनय के रुख पर वह लज्जित हुई। विनय को अब भी आशंका थी कि लड़के वाले ऐन मौके पर कुछ और डिमांड ना कर बैठे। सज धज कर दीप्ति बहुत ही सुंदर दिख रही थी। विनय और दीपिका की आंखें भर आई। भला किस पिता को अपनी बेटी से लगाव नहीं रहेगा? विनय को आज इस बात की कसक थी कि काश उसकी अच्छी कमाई होती तो निश्चय ही दीप्ति की बेहतर परवरिश करता। रात भर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। भोर होते ही दीप्ति की विदाई होने लगी तो सभी की आंखें नम सी। दीप्ति का रो रो कर बुरा हाल था। सिसकियों के बीच बोली, पापा मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता मत करो बेटी, दीपिका नाक पोंछते हुए बोली। अपनी बड़ी मौसी की तरफ मुखातिब होकर दीप्ति भर्राए कंठ से बोली, मौसी इनका ख्याल रखना, इनका मेरे सिवा है ही कौन? ऐसा नहीं कहते, हम लोग भरसक इनकी देखभाल करेंगे। मौसी दीप्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी को अक्सर गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, आप ख्याल करके दवा का इंतजाम कर दीजिएगा ताकि रात बिरात माँ की हालत बिगड़े तो संभाला जा सके। तो उसकी फिक्र मत कर,
मैं अक्सर आती जाती रहूंगी। दीपिका इस कदर रोई कि उसकी हालत बिगड़ गई। एक हफ्ता बिस्तर पर थी। विनय का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। हालांकि दीप्ति 2 साल से बाहर नौकरी कर रही थी, लेकिन तब तक एहसास था कि वह विनय के परिवार का हिस्सा थी। अब तो हमेशा के लिए दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्हीं के तौर तरीकों से जीना होगा उसे। दीपिका की तबीयत संभली तो दीप्ति ने फ़ोन किया। हेलो बेटी, कैसी हो? मम्मी, दीप्ति का गला भर आया। ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रखने का क्या औचित्य, बेटा बहू होते तो जीने का बहाना होता। दीपिका का कंठ भीग गया। मम्मी, दीप्ति ने डांटा, आइंदा इस तरह की बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने बातचीत का विषय बदला। मैं जयपुर जा रही हूँ। दीप्ति के स्वर से खुशी स्पष्ट थी। यह तुम लोगों ने अच्छा सोचा। यही उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कहाँ मौका मिलता है। घर गृहस्थी में रम जाओगी। उसके बाद दीप्ति ने फ़ोन रख दिया। विनय ने सुना तो खुश हो गए। यह भी दीपिका ताना मारने से बाज नहीं आई। एक हमारी शादी हुई, बहुत हुआ तो आपने रिक्शे पर बिठाकर किसी हाट बाजार के दर्शन करा दिए। हो गया हनीमून। बुढ़ापे में तुम्हें हनीमून सूझ रही है? मैं जवानी की बात कर रही हूँ। शादी के पहले दिन आप रुपयों का रोना लेकर बैठ गए। आज 30 साल बाद भी रोना गया नहीं। कम से कम दीप्ति का पति इतना तो समझदार है कि अपनी दीप्ति को जयपुर घुमाने ले जा रहा है। सारी दुनिया बनारस घुमाती है और तुम्हें जयपुर की पड़ी है। विनय ने अपनी खीज मिटाई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। नई नई शादी की कुछ ख्वाहिशें होती है, उन्हें क्या बुढ़ापे में पूरी करेंगे? अब ऊपर जाकर पूरी करना, कहकर विनय अपने काम में लग गए। 3 साल गुजर गए। इसी बीच दीप्ति एक बेटे की माँ बनी। ससुराल वाले ननिहाल का मुख देखने लगे। दीपिका ने अपने हाथों की एक जोड़ी चूड़ी बेचकर अपने नाती के लिए सोने की पतली सी चैन, कपड़े और फल व मिठाइयों का प्रबंध किया। विनय की हालत ऐसा नहीं था कि वे इस सामान को ले जा सके। वजह उन्हें माइनर हार्ट का दौरा पड़ रहा था। चूंकि घर में और कोई नहीं था, सो वे ही किसी तरह इलाहाबाद गए। लौट कर आए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरे दिन कचहरी नहीं जाना चाहते थे, मगर चले गए। ना जाने का मतलब अपना नुकसान। एक दिन दीपिका से कहने लगे, मेरा मन कचहरी जाने का नहीं करता। लोग कहते हैं कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? हुआ क्या, हार्ड मांस का नहीं बना होता? शरीर उसका भी कमजोर होता है। यह क्यों नहीं कहते कि वकील रोज कचहरी नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? दीपिका को विनय व खुद पर तरस आया। सरकारी नौकरी में लोग बड़े आराम से अच्छी तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद आजन्म पेंशन का लुत्फ उठाकर जिंदगी का सुख भोगते हैं। यहाँ तो ना जवानी का सुख मिला, ना ही बुढ़ापे का। मरते दम तक कोल्हू के बैल की तरह जूतों काले कोट की लाज ढांपने में ही जीवन अभाव में गुजर जाता है। एक रात विनय के सीने में दर्द उभरा। दीपिका घबरा गई। पास पड़ोस के लोगों को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। भाई को फोन लगाया, वह भागा भागा आया। उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां दी। विनय की हालत सुधर गई। अगले दिन डॉक्टर ने दीपिका से कहा कि वह इन्हें तत्काल दिल्ली ले जाए। दीपिका के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। डॉक्टर बोले, इनके तीनों वाल्व जाम हो चुके हैं। अतिशीघ्र बाईपास सर्जरी ना की गई तो जान जा सकती है। दीपिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाईपास सर्जरी का मतलब 3-4 लाख रुपए का खर्चा। एकाएक इतना रुपया आएगा कहाँ से? ले देकर 1-1.5 रुपये होगा। इतने गहने भी नहीं बचे थे कि उन्हें बेचकर विनय की जान बचाई जा सके। मकान बेचने का ख्याल आया तो तत्काल संभव नहीं था। ऐसे समय दीपिका अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अगर विनय को कुछ हो गया तब? सोचकर वह भय से सिहर गई। अकेली जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? क्या बेटी के पास जाकर रहेगी? लोग क्या कहेंगे? दीपिका जितना सोचती, दिल उतना ही बैठता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई गोपाल की नज़र पड़ी तो वह उसके करीब आया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की मदद मैं कर दूंगा। दीपिका को थोड़ी राहत मिली। तभी दीप्ति का फ़ोन आया। मम्मी, रुपयों की चिंता मत करना, मैं तुरंत बनारस पहुंच रही हूँ।
दीपिका की जान में जान आई। अपने आंसू पोंछ वह सोचने लगी कि अभी किसी तरह विनय की जान बचनी चाहिए। बाद में जब वे ठीक हो जाएंगे तब मकान बेचकर सबका कर्ज चुका देंगे। विनय को प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मगर इलाज से पूर्व ही विनय को सांसें थम गई। दीपिका दहाड़ मार मार कर रोने लगी। वह बार बार यही रट लगाए हुए थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। दीप्ति ने किसी तरह उन्हें संभाला। 13वीं खत्म होने के 1 महीने तक दीपिका के पास ही रही। गोपाल उसे अपने पास ले जाना चाहता था, जबकि दीप्ति चाहती थी कि माँ उसके पास शेष जीवन गुजारे। सबसे बड़ी समस्या थी जीविकोपार्जन की। विनय के जाने के बाद आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। कचहरी के 50,000 रुपये मिले थे और 50,000 के आसपास बीमा के। कुछ वकीलों ने सहयोग किया। दीपिका ने काफ़ी सोचकर दोनों से कहा, मैं यहीं रहकर कोई छोटी मोटी दुकान कर लूँगी। अकेली जान दाल रोटी चल जाएगी। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर रही हो मम्मी? दीप्ति नाराज हो गई। तुम्हारे बेटा नहीं है तो क्या, बेटी तो है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। यहाँ रात बिरात आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा? मैं मर भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी जिम्मेदारी तुम थी, जिसे मैंने निभा दिया। जब तक अकेले रह पाना संभव होगा रहूँगी, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। दीपिका के इनकार से दोनों को निराशा हुई। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी रोजाना खबर लेता रहूँगा। तुम भी निसंकोच फोन करती रहना। मोबाइल के रिचार्ज की चिंता मत करना, मैं समय समय पर पैसे डलवाता रहूँगा। गोपाल बोला। सब चले गए, घर अकेला हो गया। विनय थे तो इंतजार था, अब तो जैसी सुबह वैसी रात। 3 कमरों में दीपिका टहलती रहती। एक रोज अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक खत मिला। खत को गौर से देखा तो लिखावट विनय की थी। वह पढ़ने लगी, प्रिय दीपिका, अब मुझसे काम नहीं होता, बूढ़ा हो गया हूँ। रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर कचहरी जाना संभव नहीं। सोचता हूँ कि घर बैठ जाऊँ, पर खर्च कैसे चलेगा? इस सवाल से मेरी रूह कांप जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर ने जीना मुहाल कर रख दिया है। कभी कभी सोचता हूँ खुद खुशी कर लूँ। फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ खुद खुशी कर लें। हो सकता है कि यह सब तुम्हें बचकाना लगे। जरा सोचो, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? एक बेटा भी तो नहीं है। क्या बेटी दामाद से सेवा करवाना उचित होगा? बेटी का तो चल जाएगा, मगर दामाद जी, वे भला हमें क्यों रखना चाहेंगे? मैं तुम्हें कोई राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी पर अधिकार है। हाँ, अगर मेरे करीब मौत आएगी तो मैं बचाव का प्रयास नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मकान बेचकर तुम अपनी रकम पा सकती हो कि शेष ज़िंदगी तुम बेटी दामाद के यहाँ आसानी से काट सको। तुम्हारा विनय। खत पढ़कर दीपिका की आंखें भीग गई। तो क्या उन्हें अपनी मौत को पहले ही आभास था? यह सवाल दीपिका के मस्तिष्क में कौन था? दीपिका ने अलमारी ठीक से खंगाली। उसमें उसे एक जांच रिपोर्ट मिली। निश्चय ही रिपोर्ट में उनके हार्ट के संबंध में जानकारी होगी। रिपोर्ट 6 माह पुरानी थी। इसका मतलब विनय को अपनी बीमारी की गंभीरता का पहले से ही पता था। उन्होंने जानबूझकर इलाज नहीं करवाया। इलाज का मतलब लंबा खर्चा। कहाँ से इतना रुपया आएगा? यही सब सोचकर विनय ने रिपोर्ट को छिपा दिया था। और ये सब सोचकर दीपिका गहरी वेदना में डूब गई। पाठकों, एक सामान्य रोजगार करने वाला व्यक्ति 1-1 रुपया बचाकर अपने बच्चे की शादी के लिए रखते हैं। उस पैसे की कीमत वही जानते हैं। ना चाहते हुए भी अपनी बीमारी सबसे छुपा कर जीते हैं। आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।